बैठक हो रही है। जयपुर में हो रही बैठक में पार्टी के आगामी एजेंडे का प्रस्ताव पास कराया जाएगा। बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ तमाम नेता मौजूद हैं। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। 30 तारीख को जो आपातकाल लगा, जो संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं, वो तार करने का काम जिन्होंने किया, आज संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश 25 तारीख को मनाएगा। ये उन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर इमरजेंसी लगाई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अनेक हमारे विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने उन मीसाबंदियों की फिर से पेंशन चालू करने का काम किया। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर जारी मतगणना के बीच पंजाब की जालंधर पश्चिम और हिमाचल की 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट बीजेपी जीत चुकी है। हिमाचल की देहरा सीट के नतीजे सामने आ गए हैं। पंजाब की जालंधर पश्चिम पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने 37,325 वोट से बम्पर जीत दर्ज की है, तो वहीं हिमाचल की देहरा सीट से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। उत्तराखंड के मंगलौर से कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन जीत गए हैं, वहीं बद्रीनाथ से कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि बंगाल की 4 सीट पर टीएमसी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट से 10 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस उम्मीदवार आगे आ गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई का दौरा करेंगे। इस दौरान वो सड़क, रेलवे और पोर्ट सेक्टर सहित 29,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले वो लोकमान्य तिलक और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्मों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम 16,600 करोड़ रुपए की ढाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी ने इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा भी काफी इंतजाम किए गए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी इसके बाद आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करने के लिए इंडियन आईएनएस सचिवालय भी पहुंचेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की बाछौद हवाई पट्टी से सूचना है, जहां पर आज से स्काई डाइविंग की शुरुआत हुई है। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका शुभारंभ किया। विश्व स्काई डाइविंग डे पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने 12,000 मीटर की ऊंचाई से जंप लगाकर स्काई डाइविंग की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस खेल के प्रति रुझान बढ़े, इसीलिए ये मेरे लिए बेहद अहम है। देर का वक्त है जब गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। उनके साथ एक सहयोगी। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है एरो स्पोर्ट्स की दुनिया में, जब आज पूरी दुनिया पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट कर रही है। और वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन में आज भारत में यहाँ नारनौल में ये फैसिलिटी प्रारंभ हुई और हमने पहली बार यहाँ से जंप किया है। मैं अपने आप को रोमांचित महसूस करते हुए साथ ही साथ में एक बहुत उज्जवल भविष्य भारत के पर्यटन की दुनिया में, पर्यटन के क्षेत्र में, एरो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आज से प्रारंभ होता हुआ देख रहा हूं। जिस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति रुझान बढ़ा है, अनेक भारतीय हजारों की संख्या में हर साल दुनिया के दूसरे देशों में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, न्यूजीलैंड में जाकर के इस एरो स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं, स्काई डाइविंग का आनंद लेते हैं। भारत में ये फैसिलिटी शुरू होने के बाद निश्चित रूप से लोगों को इस रोमांच को अनुभव करने का अवसर तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ में भारत के पर्यटन के क्षेत्र में भी, पर्यटन के इजाफे में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। देर का वक्त है जब गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्काई डाइविंग की उस दौरान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एरो स्पोर्ट से देश में पर्यटन बढ़ेगा और इसके लिए ये पहल बेहद जरूरी है। लैंड कर लिया है, आप पूजा देख सकते हैं भारत 24 पर एक्सक्लूसिव खबरें।
और अब बात करेंगे बारिश से बर्बादी की। मैदानी इलाकों से तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, जहां पर बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी ये बारिश कहर बनकर बरस रहा है। सबसे पहले मैदानी इलाकों से ये तस्वीरें, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हर जगह पर भारी बारिश से हाय तौबा है। उत्तर प्रदेश से ये अलग अलग तस्वीरें, हरदोई से तस्वीर आप देख पा रहे हैं, बिहार के पूर्णिया से तस्वीरें हैं और गुजरात के वलसाड से भी तस्वीर, जहां पर भारी बारिश के चलते लोग बेहद परेशान हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी में नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जोशीमठ में जमीन खिसकने से आई तबाही के बाद रास्ते को साफ किया जा रहा है। वहीं नैनीताल में भी कई जगह पर जमीन खिसकने से मलबा गिरा हुआ है, जिससे कि रास्ते बंद हो गए हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में पत्थरों का सैलाब उमड़ता नजर आया। तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से लगे जिलों में हालात ज्यादा खराब है। तो उत्तरकाशी, जोशीमठ से अलग अलग तस्वीर, उत्तराखंड की तस्वीर, बद्रीनाथ, मनाली और लाहौल स्पीति से ये तस्वीरें हैं, जहां पर मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार हो रही बारिश आम जनजीवन के लिए मुसीबत बना हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई सड़कें टूट चुकी हैं, कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, कई गांवों के संपर्क भी कट चुके हैं। ऐसे में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन न्यूज एजेंट आपसे अपील करता है कि ऐसे बारिश के मौसम में पहाड़ों पर जाने से बचें, खुद को सावधान रखें। तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक भारी बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ। उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से लगे जिलों में हालात बेहद खराब है। पहाड़ों से आ रहे सैलाब ने शहरों को टापू बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार, नदियों में उफान, आफत में जान, सड़क पर सैलाब, हाईवे पर बाढ़। पहाड़ों में हो रही बारिश से नेपाल उत्तर प्रदेश बॉर्डर के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से आई है। यहां लखनऊ दिल्ली हाईवे पर सैलाब बह रहा है। हाईवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखाई दे रहा है। कहने को तो ये हाईवे है, लेकिन तस्वीर किसी नदी या नहर जैसी दिखाई दे रही है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के 800 गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों में करीब 20 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश के 54 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में कई गांव टापू बन चुके हैं। किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर हैं। सिद्धार्थनगर में इस समय बाढ़ से इतनी बेबसी है कि शमशान घाट तक डूब चुके हैं। लोगों को अंतिम संस्कार तक करने के लिए जगह नहीं मिली, तो सड़क किनारे ही अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको यूपी के गोरखपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। गोरखपुर के बाद कुशीनगर जिले में भी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह पानी भरा हुआ है। यूपी के हरदोई में भी हालात बद से बदतर हैं। हरदोई में एक बारात निकली, जिसमें दूल्हा और बाराती पानी में पैदल चलते नजर आए। बारातियों का यह सफर कुल 2 किलोमीटर का था। हरदोई के पाली इलाके में बाढ़ की वजह से कई गांव डूब चुके हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपू लेख रोड की बदहाली की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर आदि कैलाश यात्रा पर ये तस्वीरें भारी पड़ रही हैं। हालात ये हैं कि बरसात में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को देखते हुए यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगानी पड़ गई। यात्रा पर रोक लगाने से पर्यटन कारोबार खासा प्रभावित हुआ है। धारचूला को लीपू लेक बॉर्डर से जोड़ने वाली रोड पर भले ही 4 साल से गाड़ियां चल रही हों, लेकिन ये रोड अभी भी सुरक्षित नहीं है। खासकर बारिश के सीजन में इस रोड में सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। 80 किलोमीटर की लीपू लेक रोड पर एक नहीं बल्कि दर्जनों जगह पर बोल्डर्स की बरसात होती है। ऐसे में जहां रोड कई दिनों तक बंद रहती है, वहीं स्थानीय लोग हो या फिर सैलानी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। रोड की बदहाली को देखते हुए प्रशासन ने आदि कैलाश यात्रा पर रोक लगा दी है। ये आदि कैलाश यात्रा जो धारचूला से आगे ये जो रोड है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मानसून के वजह से कई जगह ब्लॉकेज है, भूस्खलन हो रहा है, कई जगह वो रोड बंद है। इस वजह से ये अनस्थालिक रोड है। जैसे ये रोड सुचारू हो जाएगा इसके बाद ये रोक है। सीजन की पहली बरसात में ही ये रोड दर्जनों जगह बंद हो गई है। यही नहीं, कई किलोमीटर तक बॉर्डर की रोड भारी भरकम बोल्डर से पटी है। बीते सालों में भी मानसून सीजन में ये रोड बदहाल ही नजर आई थी। बावजूद इसके रोड को सुरक्षित बनाने में कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इस साल आदि कैलाश यात्रा को लेकर देश भर से भारी संख्या में सैलानी पहुँचे थे, जिनके आने का दौर अभी भी जारी है। लेकिन रोड की बदहाली ने सैलानियों को निराश कर दिया है। धारचूला से गुंजी को जोड़ने वाली रोड बीआरओ के द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ये रोड भी वर्तमान में आज मॉर्निंग पे तो खुल चुकी है, लेकिन कई सारे स्थानों पर संवेदनशील बनी हुई है, जिसमें अधिक वर्षा के दौरान रोड ब्लॉक होने की संभावना बनी रहती है। इस सीजन में 20,000 से ज्यादा यात्री आदि कैलाश जा चुके हैं, लेकिन बदहाल रोड ने सभी की राह में रोड अटकाए। हिमालय के बीचों बीच बनी ये रोड काफी संवेदनशील भूभाग से गुजरती है। इस वजह से भी यहाँ लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। दरकते पहाड़ों के कारण सैलानियों का सफर तो थमा ही है, साथ ही चाइना बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सूरत से खबर है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूरत पुलिस ने सिरोही के बांट गांव से 4 चोरों को गिरफ्तार कर 4.5 करोड़ रुपए से अधिक का हीरा बरामद किया, जिसे चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में हीरा कारोबारी के शोरूम से चुराया था। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसी चोरी केवल फिल्मों में देखी होगी। असली हीरे को बदला नकली से। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा डायमंड की कीमत। पुलिस ने चोरों की साजिश पर फेरा पानी। बेचने से पहले पुलिस के हत्थे चढ़े। चोरों ने तो चोरी पूरी ही शातिराना अंदाज से की, लेकिन पुलिस की सतर्कता के आगे उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। चोरों ने सूरत में एक नकली हीरे को असली हीरे में बदलकर एक व्यवसायी को 4.5 करोड़ से अधिक का चूना लगा भी दिया था, लेकिन इससे पहले वो असली हीरे को ठिकाने लगा पाते वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। और पुलिस ने सिरोही जिले के बांट गांव निवासी दलपत पुरोहित के चूल्हे में दबाकर रखे हुए हीरे को बरामद कर दिया। पुलिस ने दलपत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चोरों की तलाश में दबिश दे रही है। वो हार्ट शेप का डायमंड है, वो एक ही डायमंड है जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए होती है। पुलिस ने काफी मेहनत से डायमंड भी कब्जे में लिया है, और साथों साथ जो सीवीडी डायमंड था वो भी पुलिस के पास है। इसके साथ जो आरोपी है उसकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। चोरों की इस गिरोह ने 10.08 कैरेट के असली हीरे को चेक करने के दौरान असली हीरे की जगह एक नकली हीरा रख दिया था। हीरा कारोबारी चिराग शाह को जब इस ठगी का पता चला था तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत पुलिस की मदद ली। हीरा मिलने के बाद कारोबारी पुलिस वालों का आभार जता रहे हैं। करीब 15 दिन पहले इस स्टोन के लिए इंक्वायरी आई थी, जो नॉर्मली रेपनेट पे रहता है, कोई भी देख सकता है। एक बिजनेस में इंटरेस्ट है वो। फिर 15 दिन के बाद
ये स्टोन चेक करने के लिए आए और चेक करने के टाइम उसने स्टोन चेंज कर दिया। जो थोड़ी देर में पता चला उसका नंबर चेंज हुआ था। तभी उसको फोन किया तो उसने बोला कि मैं आ रहा हूं, फिर उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया उसने। तब पता चल गया कि स्टोन का चीटिंग हो गया है, मतलब चेंज कर दिया है उसने। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, डे नाइट देखा नहीं है। उन्होंने कहा कि 99 सीट आई जो मात्र 18% होता है। अभी आदरणीय राजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, इस बात की चर्चा की कि उनको मात्र 99 सीटें मिली। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की कि शायद वो भूल गए कि 100 में से 99 सीटें नहीं, 543 में से 99 सीटें आई। मैंने एक दिन एक मित्र के सामने उनसे इस बारे में चर्चा की थी। मैंने उससे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। चर्चा का विषय था कि तीसरी बार लगातार सरकार बनी है, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में थोड़ी सी उदासीनता है कि उन्होंने जो लक्ष्य लिया था, उनके मन में एक मायूसी है कि उन्होंने जो लक्ष्य लिया था कि हम अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ में, ऐतिहासिक बहुमत के साथ देश में सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में तो सरकार बनने के बाद में भी मायूसी है, लेकिन कांग्रेस के लोग 100 में से 543 में 99 सीट लेकर के भी अति उत्साहित हैं। ऐसा क्यों है? और मेरे उस मित्र ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों एक साथ क्लास में एक स्कूल में पढ़ते थे। हम एक क्लास आगे पीछे थे। मेरी बड़ी बहन के अगर 100 में से 95 नंबर भी आ जाते, क्योंकि वो 100 में से 99 नंबर लाती थी, तो उनसे अपेक्षा 99 लाने की थी। तब जब 100 में से एक बार 95% नंबर आ गए तो घर में उदासी और मायूसी का माहौल बन गया। और मेरे मित्र ने कहा कि मैं क्योंकि 60 भी कभी लाता नहीं था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, एक बार मुझे 55 नंबर मिल गए तो सारे मोहल्ले वाले मिठाई बांट रहे थे। कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी, क्योंकि न तो उनके नेतृत्व को, न उनके कार्यकर्ताओं को, न उनके ऊपर विश्वास रखने वालों को कहीं अपेक्षा थी कि वो 99 भी ला सकते हैं। इसलिए वो 99 लाने का झूठा नैरेटिव खड़ा करने की आज जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, हम सब ने देखा जब 2014 से 19 के बीच में सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार युगांतरकारी फैसलों के साथ में काम कर रही थी, तब किस तरह से देश में 3 अलग अलग विषयों को लेकर के झूठे नैरेटिव खड़े करने की कोशिश की गई। पहले शुरुआत के दौर में मॉब लिंचिंग के बात को लेकर के और देश में एक नई चर्चा प्रारंभ हुई और उसको लेकर के इस तरह का माहौल देश भर में बनाया गया कि देश में अल्पसंख्यक इस सरकार के समय में असुरक्षित है और सुनियोजित रूप से इस नैरेटिव को गढ़ा गया। उसके बाद में देश में रोहित वेमुला की हत्या के बाद में इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल